गर्मी में नदी के ऊपर एक चारपाई पर पूरा ससुराल। प्रियंका अपनी सहेली शालिनी के साथ एक आइसक्रीम पार्लर के बाहर खड़ी होकर बड़े मजे से ठंडी आइसक्रीम का लुत्फ उठा रही है। तभी शालिनी प्रियंका से, अरे यार प्रियंका, तू तो इस गर्मी में फिर से बहुत मोटी दिखाई दे रही है, क्या खाती है तू? हाँ यार शालिनी, तुझे तो पता ही है कि मैं गर्मियाँ आते ही मोटी हो जाती हूँ। तेरा भी बड़ा अजीब सिस्टम है यार, वजन भी मौसम देखकर बढ़ता और घटता रहता है। छोड़ना ये सब बातें। भैया और एक आइसक्रीम दो जल्दी से, चॉकलेट वाली देना। तू कितनी आइसक्रीम खाती है प्रियंका? अभी तो एक खत्म की थी तूने। रुक जा भाई, जब तक मुझे ठंडी चीजें ना मिले मेरा दम घुटने लगता है। मुझे ठंडक चाहिए, आइसक्रीम, एसी, चिल्ड वाटर, बस यही सब तो जिंदगी है गर्मियों में। इन सब चीजों के बिना तो मेरी गर्मियां कभी कट ही नहीं सकती। प्रियंका अपनी आइसक्रीम खत्म करती है और घर की तरफ निकल पड़ती है। प्रियंका एक चिल्ड पानी की बोतल हाथ में लिए अपने घर के हॉल में पहुंचती है, जहां उसकी मां निकिता और पिता उमेश बैठे बातें कर रहे थे। ये निकिता को देखकर कहते हैं, अरे क्या हो गया तुझे प्रियंका? तू तो बस आइसक्रीम खाने गई थी, फिर ऐसे क्यों हाफ रही है? हाँ माँ, मुझे बहुत ज्यादा थकान हो रही है। बेटा ये तो इतनी चिल्ड वाटर की बोतल क्यों हाथ में लिए घूम रही है? गला खराब हो जाएगा। माँ, चिल्ड वाटर के बिना भी कोई जिंदगी होती है। ठीक है, मुझे तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, मैं अब सीधा अपने कमरे में एसी चलाने जा रही हूँ। ऐसा कहकर प्रियंका अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। तब निकिता कहती है, रुक बेटा, कमरे में जाते ही एसी फुल मत करना, तुझे ठंड लग जाएगी और तबीयत बिगड़ेगी। माँ, तुम्हें तो पता है ना कि जब तक एसी फुल ना हो तब तक मुझे चैन ही नहीं आता। ऐसा कहकर प्रियंका अपने कमरे में चली जाती है। हॉल में निकिता और उमेश के चेहरों पर चिंता की लकीरें गहरी हो जाती हैं। वो दोनों अपनी इकलौती बेटी की सेहत को लेकर बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। उमेश, मुझे बहुत चिंता होती है इसकी। ये लड़की अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है। हर गर्मी में इसकी ये जो समस्या है और इसकी ये जो बीमारी है वो बढ़ती ही जा रही है। हाँ निकिता, मुझे भी बहुत चिंता होती है। डॉक्टर ने पिछली बार कहा था कि इसकी बॉडी में गर्मी में कूलर, एसी और चिल्ड वाटर से ऑटो इम्यून सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए इसे कूलर, पंखे, एसी और ज्यादा ठंडे पानी से दूर रखकर प्राकृतिक चीजों से जोड़ना होगा। लेकिन ये सब कैसे पॉसिबल है? इसका तो इन सब के बिना काम ही नहीं चलता। आपको याद है ना, डॉक्टर ने इस बार तो ये भी कहा था कि अभी तो ये छोटी बीमारी है, लेकिन आगे चलकर इसकी वजह से इसे थायराइड और हार्ट अटैक जैसी बड़ी बीमारी भी हो सकती है। हाँ निकिता, भगवान ही कोई रास्ता निकालेगा। मैं क्या बताऊं, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। कुछ दिन इसी तरह से तनाव में बीत जाते हैं। एक दिन दोपहर के समय पूरा परिवार टीवी देख रहा था। अचानक टीवी पर एक पुराने गांव का खूबसूरत दृश्य आता है, जिसे देखकर प्रियंका खुशी से उछलते हुए कहती है, पिताजी, ये तो बिल्कुल वैसा ही गांव है जहां हम बचपन में रहते थे। यहाँ कितनी हरियाली है और हमारे गांव में वो नदी भी थी और मेरे बचपन का दोस्त रवि, मैं तो उसे कभी भूल ही नहीं सकती। हाँ बेटा, क्यों ना हम एक बार गांव जाकर घूम कर आए, तेरा मन भी बहल जाएगा। हाँ चलो चलते, बहुत साल हो गए गांव की मिट्टी की खुशबू लिए हुए। हाँ, कल ही हम सब गांव घूमने चलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा वहां जाकर। अगले दिन वो सब गांव पहुंच जाते हैं और रामलाल का परिवार उनसे मिलकर बहुत खुश होता है। प्रियंका देखती है कि वहां दो बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, जिसके बीच में नदी बह रही है और एक चारपाई उस नदी पर रखी हुई है, जिस पर पेड़ की ठंडी छांव आ रही है। प्रियंका और उसके माता पिता उस चटाई पर बैठते हैं। तभी प्रियंका ठंडी हवाओं को महसूस करते हुए कहती है, देखा, गांव में तो बिना एसी और कूलर के इतनी ठंडी हवाएं चलती हैं। प्रियंका की बात सुनकर उसके माता पिता खुश हो जाते हैं। तभी नम्रता उन लोगों के लिए आमरस बनाकर लेकर आती है और सभी आमरस पीते हैं। तब नम्रता प्रियंका को देखकर कहती है, प्रियंका छोटी थी जब रवि के साथ वो सारा दिन इसी नदी के किनारे खेलती रहती थी, अब तो इतनी बड़ी हो गई है। वैसे बहन जी, रवि भी काफी बड़ा हो गया। इसकी शादी के बारे में कुछ सोचा आपने? आंटी, भैया की शादी तो तब होगी ना जब उन्हें कोई लड़की पसंद आएगी। उन्हें तो कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। वैसे सच कहूं तो मैं अपनी बेटी के रिश्ते के लिए ही यहाँ आया था। मैंने सोचा था कि रवि और प्रियंका एक बार फिर से एक दूसरे को देख लें। अगर बात जम गई और आप लोगों को ऐतराज न हो तो दोनों की शादी तय कर देंगे। अरे भाई, हमें भला प्रियंका बेटी के अपने घर बहू बन के आने में क्या ऐतराज है? लेकिन उमेश, कहाँ तू इतने पैसे वाला और कहाँ हम गरीब? भला हमारा आपस में क्या मेल? और तुझे तो पता है कि हमारी जो भी जमीनें हैं वो माँ की बीमारी की वजह से गिरवी रख दी थी, तो अभी तक हम उन्हें छुड़ा भी नहीं पाए हैं। अरे जमीन आज नहीं है तो कल आ जाएगी। दरअसल प्रियंका को डॉक्टर ने एक बीमारी बताई है। ऐसा कहकर उमेश उन सभी को सारी बातें बता देता है, जिसके बाद निकिता कहती है, भाई साहब, बहन जी, हम अपनी बेटी को कुदरत के करीब तो रखना चाहते हैं, लेकिन हम इसके लिए किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, आप लोगों के अलावा। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी बेटी की शादी आपके बेटे रवि से हो जाए।
ये सुनकर रवि और प्रियंका एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और खुश होते हैं। साथ ही रवि मन ही मन सोचता है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि जिससे मैं बचपन से प्यार करता हूँ वो मेरी धर्मपत्नी के रूप में मुझे मिल जाएगी। इससे अच्छी बात भला मेरे लिए क्या हो सकती है। और रही बात बीमारी की, तो वो तो मेरे साथ रहेगी तो ठीक हो ही जाएगी। अब सारी बातें क्लियर हो जाती हैं और शादी की तारीख भी निकल जाती है। वो लोग शादी की तारीख निकाल कर वापस चले जाते हैं। जल्दी ही रवि बारात लेकर प्रियंका के घर आता है। निकिता और रवि की शादी रवि के माता पिता की तरफ से काफी धूमधाम से हो जाती है। विदाई के समय उसकी माँ प्रियंका से कहती है, प्रियंका बेटा, तेरे ससुराल वालों ने दहेज देने के लिए मना किया है। वैसे भी हम चाहते हैं तू गांव में जाकर नेचुरल चीजों के साथ जुड़े, इसीलिए हम तुझे कुछ नहीं दे रहे। लेकिन जीवन में किसी चीज की जरूरत हो तो तू मांग लेना। विदाई का समय आता है। प्रियंका विदा होकर अपने ससुराल पहुंचती है, जो कि उसी नदी के किनारे पर है। रवि उसे सीधे नदी के किनारे लेकर आता है और अमृता आरती उतारते हुए कहती है, अरे बेटा, हमारा तो यही नदी ही घर है। आओ यहीं गृह प्रवेश करो, बैठो इस चारपाई पर। देखो नदी कैसे तुम्हारे स्वागत में कल कल कर रही है। ये सुनकर प्रियंका मुस्कुराती है। जल्दी ही रात का समय हो जाता है और सब लोग खाने की चारपाई पर ही इकट्ठा हो जाते हैं। चारों तरफ जुगनुओं की रोशनी और पानी का संगीत है। तभी अमृता खाना लेकर आती है और चारपाई पर सभी को परोसने लगती है। ये देखकर प्रियंका कहती है, माँ जी, खाना कहाँ बनाया है आपने? मुझे तो यहाँ कोई रसोई घर नहीं दिख रहा। बेटा, उस पेड़ के नीचे देखो, चूल्हा जल रहा है। हम खाना वहीं खुले में बनाते हैं। पेड़ के नीचे चूल्हे का खाना? वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट होता है। उसके बाद सब लोग चारपाई पर बैठकर खाना खाते हैं। रात गहरी होती है तो सोने की बात आती है। तब नम्रता से कहती है, बेटा, यहाँ से थोड़ी दूर पर हमारा एक घर है। घर काफी छोटा और बहुत गर्म भी, इसीलिए हम यहाँ खुले में रहते हैं। अगर तुम चाहो तो उस टीन वाले घर में जाकर अपने पति के साथ सो सकती हो, या फिर यहीं चारपाई पर हमारे साथ। तुम देख लो, तुम्हें जैसा ठीक लगे कर लो। माँ जी, मैं घर में सोऊंगी। उसके बाद रवि प्रियंका को साथ लेकर टीन की छत वाले छोटे से घर में जाता है। अंदर कदम रखते ही प्रियंका को भयंकर उमस और गर्मी का एहसास होता है। बाप रे, ये घर तो भट्टी की तरह तप रहा है। यहाँ कैसे सो सकते हैं रवि? प्रियंका, हमारा दूसरा पक्का घर तो गिरवी पड़ा है। हमें अभी यहीं गुजारा करना होगा। इससे अच्छा तो मैं वहां नदी के किनारे चारपाई पर जाकर सो जाऊं। यहाँ तो दम घुट रहा है। ऐसा कहकर प्रियंका रवि के साथ भागकर वापस नदी के किनारे आ जाती है और सब लोग एक ही बड़ी चारपाई पर किसी तरह एडजस्ट होकर सो जाते हैं। सुबह होती है और प्रियंका की पहली रसोई का वक्त आता है। उसकी सास उससे कहती है, बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है सभी के लिए। कुछ अच्छा सा बना लो। सारा सामान घर में रखा है, वहां से ले आओ। माँ जी, मैं घर में ही जाकर खाना बना लूंगी। सामान यहाँ धूप में कौन लाएगा? ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हें वहाँ सुविधा लगे तो वहाँ बना लो। अब प्रियंका घर जाती है और लकड़ी के चूल्हे में आग जलाती है। जैसे ही आग जलती है, धुएं और गर्मी से उसका बुरा हाल हो जाता है। उफ, ये धुआं और ये गर्मी। माँ जी ने सही कहा था, यहाँ तो काम करना बहुत मुश्किल है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अभी बेहोश हो जाऊंगी। कितनी गर्मी है इस घर में। प्रियंका किसी तरह चूल्हे पर खाना बनाकर वापस नदी किनारे आती है और थककर चारपाई पर गिर जाती है। ठंडी हवा के झोंके उसे राहत देते हैं। फिर वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, अब मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ की हवा बहुत ठंडी है, मैं तो वहीं मर जाती। हाँ भाभी, वो घर बहुत छोटा है और ऊपर टीन होने की वजह से बहुत गर्म भी होता है। इसीलिए तो गर्मी में नदी के ऊपर एक चारपाई पर आपका पूरा ससुराल बसा है और आज के बाद आप भी यहीं रहना। हाँ बेटा, चलो अब सब लोग खाना खाने के लिए बैठ जाओ। मैं सबको खाना परोस देती हूँ। नम्रता चारपाई के ऊपर प्लेट लगाकर सभी को खाना परोसती है। सभी खाना खाते हैं और प्रियंका के बने खाने की तारीफ करते हैं। खाना खाने के बाद कांति नदी के किनारे बर्तन धोने लगती है। तब प्रियंका उसके पास आती है और कहती है, कांति, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे नहाना है। बाथरूम कहाँ है? भाभी, हम यही नदी के किनारे रहते हैं और इसी नदी में नहा लेते हैं। हमारे यहाँ बाथरूम नहीं है। आप भी नदी के किनारे जाओ और नहा लो, फिर पेड़ के पीछे जाकर कपड़े बदल लेना। कांति की बात सुनकर प्रियंका नदी के किनारे जाती है और नदी के अंदर उतरकर नहाते हुए अपने आप से कहती है, उफ, क्या मुसीबत है। यहाँ तो एक बाथरूम तक नहीं है और इस नदी के खुले में नहाना, ये भी किसी मुसीबत से कम नहीं है। तभी प्रियंका देखती है कि सामने कुछ आदमी नहा रहे हैं और वो प्रियंका को घूर घूर कर देख रहे हैं। प्रियंका जल्दी से नदी से बाहर निकलती है और पेड़ के पीछे जाकर अपने कपड़े बदल लेती है। समय अपनी गति से बीतता रहता है। प्रियंका अब धीरे धीरे इस नई जीवन में ढल रही है। एक दिन प्रियंका खाना बना रही थी, तभी अचानक मिर्च पाउडर खत्म हो गया। प्रियंका अपनी सास से बोली, ये क्या माँ जी, मिर्च पाउडर ही खत्म हो गया? अब मैं सब्जी में क्या डालूं? अरे हाँ बेटा, बिना मिर्च की तो सब्जी अच्छी नहीं लगेगी। तू ऐसा कर, जल्दी से जा और घर से मिर्च का डब्बा उठा कर ले आ। माँ जी, बहुत तेज धूप है। इतनी तेज धूप में अगर मैं घर में मिर्च का डब्बा लेने जाऊंगी तो वापस आते तक मेरे पकौड़े बन जाएंगे।
लेकिन बेटा अगर तू मिर्च लेकर नहीं आएगी तो सब्जी अच्छी नहीं बनेगी, और अगर सब्जी अच्छी नहीं बनी तो ये बाप बेटे ताने मार मार कर हमारा भरता बना देंगे। इसीलिए तू जा और जल्दी से पिसी मिर्च ले आ। ठीक है माँ जी, पर मैं जाकर पिसी मिर्च ले आती हूँ। अब प्रियंका धूप में पिसी मिर्च लेने के लिए घर की तरफ निकल पड़ती है। वो घर जाती है और वहां से मिर्च का डिब्बा लेकर वापस आने लगती है। तभी रास्ते में उसे इस गांव की एक औरत संध्या मिलती है। वो प्रियंका से कहती है, कैसी हो प्रियंका बहन, इतनी धूप में भाग भाग के कहाँ जा रही हो? क्या बताऊं संध्या बहन, बस खाना बना रही थी, पिसी मिर्च खत्म हो गई, वही लेने आई थी और धूप की वजह से जल्दी जल्दी भाग रही थी। नई नई शादी है और तुम घर से नदी और नदी से घर के चक्कर ही लगा रही हो। अब तो तुम्हारा कलर भी काला पड़ गया। अपने ससुराल वालों को समझाती क्यों नहीं कि वो नदी के ऊपर रहना छोड़ दे। अच्छा अब मैं चलती हूँ, कहीं धूप में मेरा कलर भी तुम्हारी तरह ही ना जल जाए। ऐसा कहकर संध्या वहां से चली जाती है। तब प्रियंका सोचती है, संध्या बहन मुझसे हमदर्दी जता रही थी या मुझे ताने मार रही थी, कुछ समझ में नहीं आया। खैर छोड़ो, मुझे देर हो रही है, मुझे अब चलना चाहिए। ऐसा कहकर प्रियंका अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे एक बैल दिखाई देता है। प्रियंका उस बैल को देखकर रास्ते में रुक जाती है और अपने आप से कहती है, ये भगवान, रास्ते में ये बैल खड़ा है और ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? हो सकता है ये मुझे पहचानता है, इसीलिए घूर रहा है। चुपचाप निकल लेती हूँ। ऐसा कहकर प्रियंका धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन वो बैल भी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। तब प्रियंका अपने आप से कहती है, हे भगवान, ये मेरे पीछे क्यों आ रहा है? भाग प्रियंका, जल्दी भाग, वरना पकौड़े के साथ साथ आज तेरा अचार भी बन जाएगा। ऐसा कहकर प्रियंका वहां से भागने लगती है। बैल भी उसके पीछे भागने लगता है। प्रियंका आगे और बैल उसके पीछे पीछे। भागते भागते प्रियंका नदी के पास आती है और रवि से टकरा जाती है। दोनों गिर जाते हैं, प्रियंका ऊपर और रवि उसके नीचे। रवि प्रियंका से कहता है, अरे क्या बात है प्रियंका, आज तुम्हें मुझ पर बड़ा प्यार आ रहा है। प्यार नहीं रवि, बैल, वो बैल, मेरे पीछे वो बैल। तभी नम्रता वहां आ जाती है और ये देखकर कहती है, राम 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 राम, हे भगवान, इन लोगों को थोड़ा भी सब्र नहीं है। ये क्या है, तुम दोनों नदी के किनारे हो, कमरे में नहीं। अपनी सास की बात सुनकर प्रियंका उठकर खड़ी हो जाती है और रवि भी खड़ा हो जाता है। तब प्रियंका कहती है, माँ जी, वो दरअसल मैं आ रही थी तो बैल मेरे पीछे पड़ गया था, बस इसीलिए मैं गिर गई। कहाँ है, यहाँ तो कोई बैल नहीं दिखाई दे रहा। सब तेरी गलतफहमी है बहू, जल्दी जाओ और जाकर खाना बना ले। और हाँ, पिसी मिर्च का पैकेट लाई या नहीं लाई? हाँ हाँ माँ जी, ये रही पिसी मिर्च। ठीक है, अब जल्दी जाओ और जाकर खाना बना। अब प्रियंका चूल्हे के पास जाती है और पिसी मिर्च डालकर सब्जी बनाने लगती है। उसके बाद वो रोटी चावल दाल सारा खाना बना लेती है और नदी पर रखी चारपाई के ऊपर सभी को खाना परोस देती है। सभी लोग खाना खाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अपनी नंद कांति के साथ नदी के किनारे बर्तन धो रही है। तभी कांति कहती है, भाभी आप तो बहुत जल्दी सीख गई सब कुछ, देखिए बर्तन कितने चमक रहे हैं। हाँ कांति, यहाँ की शांति में काम करने का अपना ही एक अलग मजा है। तभी वहां से दो पड़ोसनें सुमित्रा और अनीता गुजरती हैं और प्रियंका को काम करते देखकर ताने मारना शुरू करती है। देखो अनीता, इतने अमीर घर की बहू लाए और इसे नदी किनारे बर्तन धुलवा रहे हैं। सही कह रही हो सुमित्रा, इनको जरा भी शर्म नहीं आती, बेचारी का क्या हाल कर दिया है। प्रियंका उनकी बातें सुनकर चुप रह जाती है। वहीं चारपाई पर बैठी नम्रता भी ये सारी बातें सुन रही थी। नम्रता रामलाल से कहती है, सुनिए जी, पड़ोसनें ताने मार रही हैं कि हम इतनी अमीर बहू ले आए हैं और इसी खुले में नदी के किनारे उसे रख रहे हैं। हमें उसके लिए कुछ तो करना चाहिए। हाँ नम्रता, मैंने भी यही सोच रहा था, क्यों ना हम इस नदी के किनारे सब्जियां उगाना शुरू कर दें। जैसे ही थोड़े पैसे आएंगे हम अपने अपने खेत और अपना बड़ा घर साहूकार से छुड़ा लेंगे। और देखो, मैं कल शहर सेठ के काम से गया था तो वहां से कुछ बीज लेकर आया हूँ। भिंडी, टमाटर और मिर्ची जल्दी तैयार हो जाएंगी। प्रियंका, कांति और रवि भी वहां आ जाते हैं और ये सब सुनकर प्रियंका कहती है, हाँ पिताजी, ये बहुत अच्छा आइडिया है, मैं भी आप लोगों के साथ खेतों में काम करूंगी। अगले दिन सभी मिलकर नदी के किनारे टमाटर, मिर्ची, धनिया, आलू इन सब के बीज लगाते हैं। काम करते करते प्रियंका थक जाती है और कांति से कहती है, हे भगवान, इतनी धूप और गर्मी में काम करके तो मेरा बुरा हाल हो गया है। कांति, मैं नदी के किनारे नहा कर आती हूँ। भाभी, ये गर्मी और थकान नहाने से नहीं बल्कि तैरने से जाएगी। हाँ कांति, बात तो तुम सही कह रही हो, पर मुझे तैरना नहीं आता। मैं आपको तैरना सिखाऊंगी, चलिए मेरे साथ नदी में। पर भाभी, साड़ी में तैरना मुश्किल होगा, आप मेरा ये पुराना सूट पहन लीजिए। प्रियंका पेड़ के पीछे जाकर सूट पहन लेती है और फिर कांति के साथ नदी में उतरती है। पानी की ठंडक उसे बहुत ज्यादा सुकून पहुंचाती है। हाँ भाभी, ऐसे ही हाथ मारो और पैर चलाओ, आप तो बहुत जल्दी तैरना सीख रही हो। कांति, ये तो बहुत मजेदार है, मुझे तो तैरने में बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है।
नहाने के बाद प्रियंका बाहर आती है और कपड़े बदलकर पेड़ के पास वापस आती है और देखती है कि चारपाई पर सब लोग सोए हुए हैं। ये देखकर वो मन ही मन सोचती है, हे भगवान, अब मैं आराम कहाँ करूं? ससुर जी तो थक कर चारपाई पर सो गए। आराम करने के लिए भी बस यही एक चारपाई है, उसमें भी सब बैठे हैं या सोए रहते हैं। ये सोचते हुए वो पेड़ के नीचे ही बैठ जाती है और थोड़ी देर बाद चारपाई खाली होती है और प्रियंका उस पर लेट जाती है। तभी नम्रता उसे खाना बनाने के लिए आवाज देती है, बेटा बहुत आराम हो गया, अब उठकर जरा रात का खाना बना ले, भूख लग रही है। जी माँ जी, मैं अभी चूल्हा जलाती हूँ। प्रियंका उठकर पेड़ के पास चूल्हा जलाकर खाना बनाने बैठती है। अचानक तेज हवा चलने लगती है और धूल उड़ने लगती है। उफ, ये धूल तो सीधे खाने में जा रही है, मुझे खाना ढककर रखना पड़ेगा। यहाँ खुले में खाना बनाना किसी जंग से कम नहीं है, बहुत परेशानी हो रही है। तभी वहां से फिर से सुमित्रा और अनीता गुजरती हैं और प्रियंका की हालत पर ताने कसती है। देखो तो बेचारी को खाने को भी ढंग से नसीब नहीं हो रहा, क्या जिंदगी है ये। सही में इससे अच्छा तुम्हारी नौकरानी है जो कम से कम छत के नीचे तो रहती है। प्रियंका उनकी बातों का नजरअंदाज करके वापस खाना बनाने लगती है। नम्रता ये सारी बातें सुनकर प्रियंका से कहती है, बेटा तू दूसरों की बातों में मत आना, ये कुछ दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। ऐसी कुछ दिन और बीत जाते हैं। सब्जियां अब बड़ी हो गई हैं। पूरा परिवार उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश है। रामलाल सब्जियों को देखते हुए कहता है, देखो हमारी मेहनत रंग लाई, सब्जियां कितनी हरी भरी और ताजी दिख रही हैं। हाँ पिताजी, अब इन्हें बेचकर हम पैसे इकट्ठा करेंगे ताकि अपनी गिरवी रखी घर और जमीन को छुड़वा सके। उसके बाद सभी लोग टोकरियों में सब्जी भरते हैं और फिर रवि और रामलाल सब्जी की टोकरी को अपने अपने सिर पर रखकर सब्जियां बेचने बाजार की तरफ निकल पड़ते हैं। अगले दिन रात का समय है, सब लोग चारपाई पर लेटे हैं। तभी सुमित्रा आकर उन लोगों से कहती है, अरे सुना तुम लोगों ने, पड़ोस में चोरी हो गई और सुनने में तो यहाँ तक आया कि चोरों ने उनकी बेटी पर चाकू से हमला भी किया है। अब तुम लोगों को भी यहाँ खुले में नहीं सोना चाहिए। भगवान, माँ जी मैंने तो सोने की चेन पहनी, कहीं चोरों को पता चल गया तो वो तो मेरा गला ही काट देंगे। रवि, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे प्रियंका, इसमें डरने की क्या बात है? हम सब एक ही चारपाई पर सोते हैं, कोई भी चोर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम सब है ना तुम्हारी रक्षा के लिए। बेटा फिर भी अगर तुझे इतना ही डर लग रहा है तो तू ये गहने उतार कर मुझे दे दे, मैं इन्हें अपने बटुए में संभाल कर रख लूंगी, तू बेफिक्र होकर सो जा। अपनी सास की बात सुनकर प्रियंका अपने गहने उतार कर अपनी सास को देते हुए कहती है, माँ जी ये लीजिए, अब मुझे थोड़ा सुकून महसूस हो रहा है। उसके बाद सुमित्रा चली जाती है और सभी लोग चैन से सो जाते हैं। अगले दिन दोपहर में प्रियंका चारपाई पर सबके साथ बैठकर खाना खा रही होती है कि तभी पेड़ पर बैठा एक कौवा बीट कर देता है। छी, ये क्या हो गया? सारा खाना खराब हो गया, मेरा तो नसीब ही खराब है। मैं तो यहाँ शांति से 2 रोटी भी नहीं खा सकती। प्रियंका खाना लेकर उठती है और वो गुस्से में खाना फेंक देती है और नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। पीछे से रवि आता है और उसके बगल में बैठते हुए कहता है, प्रियंका तुम तो आज नदी के किनारे बैठी एकदम जल पर ही लग रही हो। बस तुम्हें तो यही जबरदस्ती की तारीफें सूझ रही हैं और यहाँ गर्मी में नदी के ऊपर एक चारपाई पर पूरा ससुराल होने की वजह से मेरी हालत खराब है। अरे प्रियंका तुम चिंता मत करो, हम कोशिश तो कर रहे हैं, सब ठीक होगा। रवि, मुझे लगा था कि शादी के बाद मैं तुमसे बहुत सारी बातें कर पाऊंगी, लेकिन मुझे और तुम्हें अकेले में बिताने के लिए समय ही नहीं मिल पाता। अगर हमारा घर होता तो ये सारी समस्याएं नहीं होती। मैं तुमसे वादा करता हूँ, जल्द से जल्द मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान कर दूंगा। रवि की ये बात सुनकर प्रियंका उसके कंधे पर अपना सिर रख देती है और रवि अपने दोनों हाथों से उसे पकड़ लेता है। ऐसे ही 4 दिन और बीत जाते हैं। रात को चारपाई पर पूरा ससुराल एक कतार में सोया हुआ है। प्रियंका को नींद नहीं आ रही है। उसका मन अपने पति रवि के पास जाने को कर रहा है, जो चारपाई के दूसरे छोर पर सोया है। सुनिए ना, क्या आप जाग रहे हैं? हाँ प्रियंका, क्या हुआ? इतनी रात को क्यों फुसफुसा रही हो? मुझे डर लग रहा है और आपकी याद आ रही है, मुझे आपके पास लेटना है। अरे माँ और पिताजी पास में ही सोए हैं, वो देखेंगे तो क्या सोचेंगे? मुझे नहीं पता, मुझे बस आपके पास लेटना है। प्रियंका दबे पांव उठती है और रवि के पास जाकर चारपाई के एक कोने में सिमट कर लेट जाती है और कहती है, थोड़ा उधर सरको ना, जगह ही नहीं है यहाँ तो। अरे और कितना सरकूं? थोड़ा और। रवि जैसे ही और थोड़ा खिसकता है, किनारे पर सोई हुई कांति को जोर का धक्का लगता है। कांति गहरी नींद में थी और अचानक असंतुलित होकर धम से नदी के उथले पानी में गिर जाती है। बचाओ! अरे ये क्या हुआ? मुझे धक्का किसने दिया? कांति के गिरने की आवाज से पूरा ससुराल हड़बड़ा कर उठ जाता है। ससुर जी अपनी लाठी ढूंढने लगते हैं और सास अपनी आंखें मलते हुए सबको देखती है। क्या हुआ? कांति बिटिया तू पानी में क्या कर रही है आधी रात को? माँ, मैं क्या करूँगी, किसी ने मुझे जोर से लात मार के नीचे गिरा दिया। अरे किसने गिराया? हम तो सब अपनी जगह पर सोए थे।
सबकी नजर प्रियंका और रवि पर पड़ती है, जो एक दूसरे के बिल्कुल करीब एक ही कोने में दुब के बैठे हैं। प्रियंका शर्म के मारे अपना चेहरा साड़ी के पल्लू में छिपा लेती है। तब रवि कहता है, वो दरअसल प्रियंका को डर लग रहा था पिताजी। अच्छा, तो भाभी को डर लग रहा था और सजा मुझे मिली। वाह भाई साहब, अब समझ आया कि ये धक्का कहाँ से आया था। चलो अब सब सो जाओ। अगले दिन प्रियंका चूल्हे पर खाना बनाकर सभी लोगों के लिए परोसती है। खाना खाते हुए रामलाल कहता है, बहू आज अगर खाने में आम की तीखी चटनी मिल जाए तो मजा आ जाए। हाँ बेटा, जा जरा घर से 2 आम ले आओ और थोड़ी मिर्ची भी लेते आना। जी माँ जी, मैं अभी जाकर लेकर आती हूँ। प्रियंका टीन वाले घर की तरफ दौड़ती है। वो आम लेकर वापस आती है। तब उसे याद आता है कि वो नमक लाना भूल गई है। वो फिर वापस भागती है। हुफिया आना जाना, कभी नमक कभी मिर्ची, मैं तो पागल हो जाऊंगी। पूरा दिन इस धूप में सामान लाने और ले जाने में ही निकल जाता है। प्रियंका जैसे तैसे वापस आती है और चटनी पीसती है और सबको खाना खिलाती है। दोपहर में उसे एक नया काम सौंपती है। बहू, ये दाल ले और इसे नदी के पानी में अच्छे से धोकर भिगो दे। शाम को हम इसके गर्मा गर्म बड़े बनाएंगे और सब मिलकर खाएंगे। ठीक है माँ जी, दाल के बड़े तो मुझे भी बहुत पसंद है। प्रियंका नदी के किनारे बैठकर बड़े बर्तन में दाल धोने लगती है। वो पानी में हाथ डालती है कि तभी उसे कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। प्रियंका जोर से चिल्लाती है, अरे भाग भाग यहाँ से, बचाओ। प्रियंका की आवाज सुनकर कांति वहाँ आ जाती है। क्या हुआ भाभी, आप इतना क्यों चिल्ला रही हैं? देखो कांति, वहाँ कोई अजीब सा कीड़ा है, वो मेरे पास आ रहा है। अरे भाभी, ये तो पानी को साफ करने वाला मामूली कीड़ा है, इससे क्या डरना। ये तो हमारा दोस्त है जो नदी को स्वच्छ रखता है। मुझे नहीं पता था, मुझे तो लगा कोई खतरनाक कीड़ा है। भाभी, वो तो अच्छा हुआ कि इस नदी में मछलियाँ नहीं है। अगर मछलियाँ होती और आपके पैर को छू लेती तो आप क्या करती? मछलियाँ? अरे हाँ, अगर मछलियाँ होती तो मैं उन्हें पकड़कर भूनती। मुझे मछलियाँ बहुत पसंद है, मैं तो रोज बनाकर सबको खिलाती। रहने दीजिए भाभी, आप तो इतना चिल्लाती कि लोगों को लगता मछली आपको खा गई। दोनों नंद भाभी खिलखिलाकर हंसने लगती हैं। उनकी हंसी की आवाज सुनकर नम्रता वहाँ आती है और कहती है, अरे तुम लोग कितनी बातें कर रहे हो, चलो जल्दी दाल पीस लो। उसके बाद प्रियंका सिलबट्टे पर दाल पीसती है और फिर चूल्हा जलाकर बड़े तलने लगती है। तभी वो गर्मी से परेशान होते हुए कहती है, माँ जी, गर्मी अब बहुत ज्यादा बढ़ गई, पसीना रुक ही नहीं रहा। अब चूल्हा जलता है तो ये ठंडी हवा भी कम पड़ जाती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपना घर वापस बना लें और वहीं रहें? बेटा, पैसे हो तो सब हो सकता है, लेकिन अभी तो हमारा कोई रोजगार ही नहीं है। माँ जी, मुझे एक आइडिया आया है, क्यों ना हम नदी में मछली पालन करें। मछली पालन? पर बहू, इसके लिए तो बहुत तामझाम चाहिए होगा। नहीं माँ जी, हम बस मछली के बीज लाकर नदी में डाल देंगे, वे अपने आप बड़ी होंगी। अरे आइडिया तो बहुत अच्छा है प्रियंका। मेरे सेठ ने मुझे शहर से खाद और बीज लाने को कहा है, मैं साथ में मछली के बीज भी ले आऊंगा। अगले दिन शाम को रवि शहर से लौटता है। उसके हाथ में एक पोटली है जिसमें छोटी छोटी मछलियां हैं। रवि प्रियंका से कहता है, अरे देखो प्रियंका, मैं ले आया। अब इन्हें नदी के उस कोने में डाल देते हैं। ऐसा कहकर रवि नदी के किनारे जाकर वो मछलियां नदी में डाल देता है। ये देखकर रामलाल कहता है, बहुत बढ़िया बेटा, अब कुछ ही दिनों में ये मछलियाँ तैयार हो जाएंगी। तब तक हम ये सब्जियां बाजार में बेच कर कुछ और पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। अगले कुछ दिनों तक पूरा परिवार कभी सब्जियां तोड़ता तो कभी मछलियों को दाना डालता। प्रियंका भी पूरी लगन से हाथ बटाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन प्रियंका की माँ उसके एंड्रॉइड फोन पर वीडियो कॉल करती है और उससे बात करते हुए कहती है, अरे तेरे चेहरे पर तो अब सूजन बिल्कुल भी नहीं दिख रही और तू तो पहले से ज्यादा सुंदर हो गई है। वैसे तो मैं ठीक हूँ, पर यहाँ नदी के किनारे रहना और गर्मी में काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे परिवार वाले बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मुझे उनके साथ अच्छा लगता है। बेटा, तू कहे तो हम तुझे लेने आ जाए, कुछ दिन हमारे पास रह ले। आऊंगी माँ, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिनों बाद। अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ। ऐसा कहकर प्रियंका फोन रख देती है और फिर से काम में जुट जाती है। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन प्रियंका पेड़ के नीचे झाड़ू लगा रही थी, तभी अचानक उसे चक्कर आता है और वो गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। रवि और रामलाल दौड़कर उसके पास आते हैं। प्रियंका, प्रियंका क्या हुआ? अरे आंखें खोलो, माँ जल्दी पानी लाइए। नम्रता जल्दी से पानी लाती है और प्रियंका के ऊपर छिड़कती है। प्रियंका को होश आता है, तब नम्रता कहती है, अरे बहू उठ बेटा, क्या हो गया तुझे अचानक? लगता है धूप और गर्मी की वजह से प्रियंका को चक्कर आ गया था। हाँ पिताजी, मुझे गर्मी की वजह से चक्कर आ गया था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन प्रियंका चारपाई पर बैठी नदी में देख रही थी, तभी कांति वहाँ आती है और कहती है, भाभी यहाँ बैठे बोर हो रहे हो क्या? हाँ कांति, बस ऐसा ही समझो। अरे भाभी, मेरे होते हुए आपको बोर होने की क्या जरूरत है? चलो मैं आपको आसपास के खेतों में घुमा कर लाती हूँ। हाँ, चलो चलते हैं। अब कांति प्रियंका को लेकर पड़ोस अड़ोस के खेतों में घूमने के लिए चली जाती है।
वो उसे पत्ता गोभी का एक बहुत बड़ा खेत दिखाते हुए कहती है। भाभी देखो, ये पत्ता गोभी का खेत है, कितना सुंदर लग रहा है ना। और उधर टमाटर के भी खेत है। हाँ सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देखकर। वैसे यहाँ कहीं आम के बाग नहीं है क्या? मैंने सुना है कि आम के पेड़ों पर झूले लगे हुए होते हैं, मुझे वो झूला झूलना है। हाँ हाँ प्रियंका भाभी, है ना माधव चाचा की आम के बाग है, चलो माँ चलते हैं। ऐसा कहकर कांति प्रियंका को माधव चाचा के खेतों में ले जाती है और वहां डले हुए झूलों को देखकर प्रियंका कहती है, अरे वाह, ये झूला तो बहुत अच्छा लग रहा है। कांति, मैं झूले में बैठी हूँ, तुम मुझे झुलाओ। ऐसा कहकर प्रियंका झूले में बैठ जाती है और कांति उसे झूला झुलाती है। काफी देर झूला झूलने के बाद अब प्रियंका और कांति नदी की तरफ निकल पड़ती हैं, लेकिन नदी के पास पहुंचकर प्रियंका फिर से गर्मी की वजह से गिरकर बेहोश हो जाती है। कांति उस पर पानी छिड़कती है, तब तक सभी लोग वहां आ जाते हैं। प्रियंका होश में आती है तब रामलाल रवि से कहता है, रवि बेटा, इसे अब शहर ले जा और अच्छे से चेकअप करवा ले। साथ ही प्रियंका के माता पिता से उसे मिलवा भी देना। जी पिताजी, मैं अभी गाड़ी का इंतजाम करता हूँ, हम अभी शहर निकलेंगे। रवि प्रियंका को लेकर शहर के बड़े अस्पताल पहुंचता है। वहां प्रियंका के माता पिता निकिता और उमेश पहले से ही इंतजार कर रहे हैं। सभी प्रियंका को डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर प्रियंका के कुछ टेस्ट करवाता है और रिपोर्ट देखकर कहता है, बहुत ही अच्छी खबर है। मुझे आप सबको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। प्रियंका का ऑटो इम्यून सिस्टम अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। क्या सच में डॉक्टर साहब? क्या अब इसे कोई खतरा नहीं है? अरे बिल्कुल नहीं, अब इसे किसी भी एसी, कूलर या ठंडे पानी से कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा लगता है कि प्राकृतिक वातावरण और ताजी हवा ने चमत्कार कर दिया है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरी बेटी बच गई। अब निकिता और रमेश प्रियंका और रवि को अपने साथ घर ले आते हैं। अगले दिन प्रियंका जब जाने लगती है तो उमेश उससे कहता है, हमने शादी के समय तुम्हें कोई दहेज नहीं दिया था, लेकिन अब तुम चाहो तो हमारे यहाँ से एसी और कूलर अपने घर ले जा सकते हो। पिताजी, आपकी बेटी का स्वास्थ्य मेरा सबसे बड़ा उपहार है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी मेहनत से सब कर लूंगा, मुझ पर भरोसा रखिए। बातें करने के बाद प्रियंका और रवि वापस अपने गांव लौटते हैं। रवि, प्रियंका, अभी यहाँ एक बड़ा मछली व्यापारी आया था। वो हमसे नदी की मछलियां खरीदना चाहता है। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है पिताजी, मछलियां अब तैयार हैं। हाँ, उसने कहा है कि वो कल से मछलियां निकालना और खरीदना शुरू कर देगा। अगले दिन सुबह सुबह कॉन्ट्रैक्टर अपने आदमियों के साथ आता है और जाल डालकर मछलियां निकालता है। ढेर सारी मछलियां देखकर सबका चेहरा खिल जाता है। अरे भैया, आपकी मछलियों की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये लीजिए आपकी पहली कमाई का एडवांस। रामलाल के हाथ में नोटों की गड्डी आती है तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। ठेकेदार मछलियां लेकर चला जाता है। फिर रामलाल तुरंत रवि से कहता है, बेटा रवि, अब देर मत कर, जाओ साहूकार के पास जाकर हमारे खेत और घर के पेपर लिया। जी पिताजी, मैं अभी जाता हूँ, आज हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। रवि साहूकार के पास जाता है और पैसे जमा करके अपने पुराने घर और खेत के पेपर वापस लेकर आता है। वो घर आकर सबको पेपर दिखाता है। सभी लोग अपने पुराने बड़े घर में लौट आते हैं। रवि उसकी रिपेयरिंग करता है और हर कमरे में एसी और कूलर लगवाता है। फिर सभी वहां खुशी खुशी रहने लगते हैं।